नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात कोरोना संकट की। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 16 लाख के पार पहुंच गई है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले में भारत का नंबर तीसरा है, जबकि कोरोना से मौत के मामले में भारत अब 5वें पायदान पर है। मार्च के महीने में जब कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी तो सरकार ने लॉकडाउन को इसका रामबाण इलाज बताया था। 4 चरणों में सरकार ने सख्ती से लॉकडाउन लागू किया, लेकिन अब जब रोजाना कोरोना संक्रमण के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने समय रहते कोरोना संक्रमण को रोकने और संक्रमित लोगों के इलाज के लिए सही इंतजाम नहीं किए। देश में सब कुछ बंद किया गया, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद नहीं किया गया। अब भी सरकार पर कोरोना संकट को लेकर गंभीरता से एक्शन नहीं लेने का आरोप लग रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर इन्हीं सवालों पर अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम के, अशोक ठाकुर बीजेपी के नेता, अनुज आत्रे नेता कांग्रेस, और आवेश तिवारी जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं, ये रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डॉक्टर भट्टी से। डॉक्टर साहब, जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो बहुत ही कहा जाए तो डराने वाले हैं। हालांकि अब उस तरह से चर्चा मीडिया में कोरोना की नहीं हो रही है जितना ये एक बड़ा संकट बनता जा रहा है, यानी कि 16 लाख के पार, और अगर यही गति रही तो फिर हम अगस्त में कम से कम 30 लाख तक हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। आपका क्या आकलन है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? आपके पास तो सारी इंफॉर्मेशन है। जी, पहले तो ये था कि कुछ हेल्थ केयर को लेके क्योंकि कुछ डिस्कशन हो रही थी, इसलिए उस विषय में कुछ ना कुछ सरकार करती भी थी या इनफैक्ट करने का एक दिखावा तो कर रहे थे। अब तो इसको जानबूझ के मेन स्ट्रीम से अलग किया जा रहा है ताकि हेल्थ केयर के ऊपर कोई बात ही ना हो। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले 4 महीने में 35,000 लोगों की जान जा चुकी है और 16 लाख केसेस हमारे हो गए हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। तो कंडीशन काफी क्रिटिकल है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज अगर आप दिल्ली में ही एक सीरो सर्वे भी हुआ था जिसमें पता चला था कि हर चौथा पर्सन जो है वो कोरोना से इन्फेक्टेड है। और अगर पूरे इंडिया में आप कहीं से भी अगर आप सर्वे करें या रिपोर्ट निकालें तो आपको हर तीसरा या चौथा इंसान आज इन्फेक्टेड मिल जाएगा। इतने ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे ज्यादा दुख देने की बात है वो ये है कि सबसे पहले इन्फेक्शन को रोकना था, उसमें टोटल नाकामयाब रही है सरकार इन्फेक्शन को रोकने में। अब इन्फेक्शन के बाद बात आती है ट्रीटमेंट पार्ट की कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अब ट्रीटमेंट वाले इशू में भी हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हो रही है। आज हम इस बात पे तो डिस्कशन चल रहा है कि मंदिर की नींव रखी जाएगी 5 तारीख को, लेकिन अस्पताल कितने बनाए जाएंगे, बेड्स कैसे बढ़ाए जाएंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी कर्मचारी कैसे आएंगे, और ये जो जिस तरह से लाखों मरीज रोज जुड़ते जा रहे हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाएगा, इसके ऊपर जो है कोई भी सरकार से कोई इनपुट आना तो दूर की बात है। अब तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी भी बंद कर दी है, जो मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस करती थी कि एटलीस्ट वो ही बता देते थे कि क्या होने वाला है। अब तो उन्होंने भी कुछ भी बताने से बिल्कुल टोटली इस चीज को छुपाने की कोशिश हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ एक जवाब ले लेते हैं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। चीजों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत गंभीर सवाल आपने उठाए हैं, जबकि इस देश में एक ऐतिहासिक परिस्थिति पैदा हुई शायद दुनिया में, तब भी हमारे सामने हेल्थ केयर, हमारे सामने अस्पताल, ये सब मुद्दे नहीं हैं। अशोक ठाकुर जी, एक डॉक्टर की आपने बात सुनी, हम क्या आंख मूंद कर शुतुरमुर्गी रवैया अपना रहे हैं? आखिर जिस तरीके से शुरुआत में जब ये केसेस आए और जिस तरह सरकार सक्रिय दिख रही थी, अचानक लग रहा है जैसे अब कोरोना कोई मुद्दा ही नहीं है। 50,000 से ज्यादा मामले रोज आ रहे हैं और जो स्थिति है उसमें अगस्त में ये कम से कम कहा जा रहा है कि 33 लाख और सितंबर में 55 लाख तक मामले हो सकते हैं। मरने वालों का आंकड़ा आप हमसे ज्यादा जानते हैं। आप कह सकते हैं कि फीसद बहुत कम है, लेकिन जिसके घर का एक भी आदमी मरता है ना, उसके सामने ये फीसदी, कितने फीसदी लोग मरे या बचे, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। क्या सरकार आपकी बचाना चाहती है, छिपाना चाहती है, और इस मुद्दे को ही पूरे आपने बहस से गायब कर दिया है? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो जहां तक सरकार की मंशा है और जिस तरह से लॉकडाउन को पूरी ताकत के साथ लागू किया गया, लोगों को साथ में लेकर
कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने तैयारी करी, तो उससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है कि सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह मैदान में है, सक्रिय है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने मोर्चा अपने हाथ में लेकर जो है इस पूरी लड़ाई को हाथ में लिया, और डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार इस पर जो है वो स्वास्थ्य मंत्री जो है लगातार इस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है हरजीत सिंह जी ने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया। आज 10,000 बेड का अस्पताल बहुत थोड़ी दूरी पर दिल्ली में ही बहुत थोड़े समय में, रिकॉर्ड समय में बनाया गया। अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो आज 1,88,00,000 से ज़्यादा टेस्टिंग जो है भारत में हो चुकी है। आप देखिए कि टेस्ट करने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, सभी पर बहुत तेजी से काम हुआ। लैब्स की बात हो देश में, तो जल्दी से टेस्ट रिपोर्ट्स आए, उसके लिए लैब का एक्सपेंशन हो। हर स्तर पर जो हेल्थ केयर है उसको डेवलप करके जो है उस गति को तेज किया गया। सरकार ने पूरी ताकत के साथ काम किया है और लोगों को भी साथ में लेने का काम किया है इसमें, और राज्य सरकारों के साथ भी पूरा कोऑर्डिनेशन बनाकर बिल्कुल अशोक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद सब कुछ कमान अपने हाथ में ले रखी है। बहुत सेंट्रलाइज तरीके से इस अभियान को चलाया गया, लेकिन अफसोस कि अगर सेंट्रलाइज तरीके से चलाया गया तो उसका जो नतीजा है वो बड़ा भयावह नजर आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, जैसा कि फिजिक्स का एक नियम है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपकी केवल सक्रियता, उछल कूद वो मायने नहीं रखती अगर आप नतीजे नहीं दे पाते हैं, और नतीजे एकदम उल्टे हैं, एकदम ऐसे आ रहे हैं जो भारत आज दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि जब हमने शुरुआत की थी तो हम बहुत पीछे थे। अनुज अत्री साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? ये ठीक कहा अशोक जी ने कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में सारी कमान है, फिर भी देखिए निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी के क्यों नहीं हाथ में होगी, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे सर्वोच्च पद पर वो बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये फेल्ड लॉकडाउन जो 24 मार्च से हमारे देश में लगाया गया और आज तक अभी चल रहा है, उस फेल्ड लॉकडाउन को भी अपनी ये पीठ थपथपा करके देश की जनता के सामने बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। जब लॉकडाउन लगाया गया था तब हमारे देश में मुश्किल से 500 केस भी नहीं थे। आज हम 16.5 लाख केस होने के उस पे सीढ़ी पर खड़े हैं और विश्व में तीसरे नंबर पर आ गए हैं, और हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे से कोरोना कंट्रोल कर लिया। 12 फरवरी को जब राहुल गांधी जी ने सरकार को चेताया था, तो यही वो सरकार है, यही वो इनके मंत्री हैं, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब इन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन लोगों ने बात को मजाक में उड़ा दिया था और यहां तक दावा किया गया था कि हमारे देश में कोरोना नहीं आया है, ना ही आएगा। 23 मार्च तक जो है फ्लाइट्स चलती रही, इंटरनेशनल फ्लाइट्स। 15 लाख टूरिस्ट जो है उस दौरान हमारे देश में आ चुके थे। कोरोना हमारे देश में नहीं था, ये इन्हीं फ्लाइट्स के पैसेंजर्स के थ्रू ही आया अंतर्राष्ट्रीय तरीके से। अगर समय पर निर्णय ले लिया गया होता, जब राहुल गांधी जी ने कहा था, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और जब हमारे देश में कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और स्थिति भयावह हो गई है, और आज हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छे से हम कंट्रोल कर रहे हैं, देश में बहुत अच्छे से सरकार जूझ रही है। क्या अच्छे से जूझ रही है? आज सीरो सर्वे की अगर रिपोर्ट देखी जाए, जो सरकार ने सर्वे करवाया है, वो बोलते हैं कि 23% जो लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 23% का मतलब होता है एक चौथाई जनता, जिन प्रदेशों में सीरो टेस्ट हुआ है। अभी तो सब जगह ये करा नहीं रहे हैं। और देखिए सरकार का खेल, जो ये आंकड़े कम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आंकड़े कम क्यों पर हो रहे हैं पंकज जी? ये सब जानते हैं, देश की जनता को इतना नासमझ नहीं समझना चाहिए। आरटी-पीसीआर टेस्ट घटा दिए गए हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। उस रैपिड एंटीजन टेस्ट की जिसकी रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि 95% केसेस में वो पॉजिटिव दिखाता ही नहीं है, नेगेटिव दिखाएगा कोविड पेशेंट को, और सरकार उसमें नीचे जरा सा लिख देगी कि आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। जब आप टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, और जो टेस्ट कर रहे हैं वो गलत टेस्ट है, झूठे टेस्ट हैं, ये वही रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं जिसको सरकार ने शुरुआत में भी कहा था कि इनकी रिपोर्ट पर जो है ये फेल्ड रिपोर्ट है, और उसी को बढ़ावा देकर के आप देश में कहते हैं हम आंकड़े घटा रहे हैं। जी जी अनुज जी, थोड़ा सा हम रायपुर चलते हैं, वहां पर आवेश हमारे ब्यूरो चीफ वहां मौजूद है। आवेश जी, ये आमतौर पर ये मान्यता थी पहले कि अभी ये बड़े शहरों में ही कोरोना का असर दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, और खास तौर पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, क्या वहां पर अभी 15 साल हालांकि बीजेपी की सरकार रही, लेकिन मौजूदा समय में तो वहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस यहां बहुत सारे आरोप लगा रही कि लेकिन क्या वहां पर इस बीमारी को रोकने के लिए आप पर्याप्त व्यवस्था देख पा रहे हैं? देखिए पंकज जी, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं समूचे छत्तीसगढ़ में आज नहीं, पिछले जब से छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया है तब से छिन्न भिन्न हुए हैं पूरी तरह से।
अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और अभी तत्काल की जानकारी ये है कि बस्तर जो कि आदिवासी बहुल है, वहां पर भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में स्थिति जो है वो लगातार नियंत्रण के बाहर जा रही है। अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि लॉकडाउन का हमने हमेशा से विरोध किया, लेकिन सच्चाई यह है कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक हफ्ते का लॉकडाउन बीता, उसके बाद फिर से उसको एक्सटेंड अप किया गया एक हफ्ते के लिए, और चीफ मिनिस्टर ने कल कहा है कि स्थिति अगर बिगड़ेगी तो लॉकडाउन और आगे बढ़ाना पड़ेगा। दरअसल पंकज जी, हो ये रहा है कि केंद्र जो प्लान ऑफ एक्शन है वो राज्य का अलग तरीके का है, केंद्र का अलग तरीके का है। अभी तक छत्तीसगढ़ में रोजाना 5,000 टेस्ट हो रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम 10,000 टेस्ट करेंगे। पिछले 16 मई को स्थिति ये थी कि लग रहा था छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से कोरोना चला गया, वह मुश्किल से 30-32 मरीज बचे थे। लेकिन उसके बाद अचानक प्रवासी मजदूरों की जब भीड़ आई, उसके साथ ग्रामीण इलाकों में, कस्बाई इलाकों में कोरोना का संक्रमण बढ़ा। और आज आलम यह है कि शहर की बात तो छोड़ दीजिए, बगल के बिलासपुर है, राजनांदगांव है, इन इलाकों में जो कि सेमी कस्बे टाइप के इलाके हैं, जहां ग्रामीण इलाके भी बहुत ज्यादा हैं, वहां पर भारी संख्या में लगातार पेशेंट्स आ रहे हैं। और स्थिति यह है कि स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि यहाँ पर बेड की संख्या पर्याप्त है, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि कोविड सेंटर में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। राजधानी को छोड़ करके जो इलाके हैं, हमारे पास यहाँ पर जो टेस्ट किट्स हैं वो तो अवेलेबल है, लेकिन RT-PCR अभी तक फिलहाल केवल राजधानी रायपुर में होता रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ बड़ा राज्य है। बिल्कुल आवेश, आपकी बात आ गई। यानी जो पूरे देश की हालत है, छत्तीसगढ़ उससे बहुत अलग नहीं है, और शायद उसकी वजह यह है कि पूरे देश में जो पिछले 25-30 साल से जिस तरह की राजनीति हुई है, उसमें स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही उपेक्षित रही हैं। लेकिन दिल्ली में कुछ पिछले दिनों इसकी बड़ी चर्चा हो रही थी कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हुई हैं, और दिल्ली का जो पूरा हेल्थ सिस्टम है उस पर बहुत खर्च भी किया गया है, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बड़ी तारीफ भी हुई है। और भट्टी साहब, आपसे हम इसकी हकीकत जरूर जानना चाहेंगे कि दिल्ली में अचानक हम देख रहे हैं कि चीजें थोड़ा कंट्रोल में आती दिख रही हैं, संख्या कम हो रही है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला यहां लगाया गया है जिससे नतीजे मिले हैं, या फिर यहां भी आंकड़ों की हेराफेरी है, और अगर यहां ठीक है तो उसको हम दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दिल्ली का अगर हम हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो बाकी देश के राज्यों से वैसे ही बेहतर है। यहाँ पे आपको ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलते हैं, डॉक्टरों की संख्या ओवरऑल वैसे भी अच्छी है, अस्पतालों की संख्या बहुत अच्छी है। पूरे देश के लोग जो हैं वो दिल्ली में इलाज कराने आते थे, और खासकर नॉर्थ इंडिया से तो ज्यादातर। इनफैक्ट मैं तो दिल्ली में एम्स अस्पताल में मैं पहले डॉक्टर था, तो वहां मैं देखता था लोग साउथ तमिलनाडु और केरल से भी मैंने वहां पे लोगों को आते हुए देखा है। तो ओवरऑल यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले ही बेहतर था। अभी लॉकडाउन लगा हुआ तो ज्यादातर लोग बाहर से आ नहीं पा रहे थे, सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही दिल्ली के अस्पतालों से इलाज मिलना था। तो इसलिए ओवरऑल दिल्ली के पास फैसिलिटीज ज्यादा बेटर हो गई थी, और पेशेंट लोड कंपैरेटिवली कम हो गया था, जिसकी वजह से एक अच्छा हमने जो है रिस्पांस देखना शुरू किया। लेकिन उसमें अब इंपॉर्टेंट बात जो आती थी वो ये आ रही थी कि क्या सरकार ने कोई फ्री में टेस्ट किए लोगों के, क्या सरकार ने फ्री में उनको क्वारंटीन फैसिलिटीज दिलाई, क्या उनको फ्री में उनका पूरा खर्चा उठाया, क्या डॉक्टरों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी, उनको कोई फैसिलिटीज, ऐसा कुछ भी देखने को यहाँ पे हमें नहीं मिला। इनफैक्ट हमने डॉक्टर्स को देखा है कि अपने इलाज के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो कंपनसेशन के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और पेशेंट तो हम देखते हैं कि रोज कोई एक देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर किसी की डेथ हो रही है, कोई हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ओवरऑल जो पेशेंट्स की जो ओवरऑल कंडीशन थी उसमें तो हमें बहुत ज्यादा कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। लेकिन एक चीज मुझे जरूर नजर आई है, वो ये है कि पेशेंट लोड डेफिनेटली, क्योंकि बाहर से इनपुट यहाँ पे कम हुआ है, और यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है कंपेयर टू अदर स्टेट, इसलिए यहाँ पे एक बेटर परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल, दिल्ली में व्यवस्था जाहिर है दूसरे प्रदेशों की तुलना में बहुत बेहतर है। लेकिन अशोक जी, खास तौर पर जो पूरा जिस तरह से इसको लड़ने की कोशिश की गई, शुरू में घंटा बजाया गया, घड़ियाल बजाया गया, बहुत कुछ किया गया, टोटके टोने जैसे चीजें की गई, लेकिन सच्चाई तो है कि आज विज्ञान ही इसकी ओर पूरी तरीके से एक आशा उसी से हो सकती है। लेकिन स्थिति यह है,
अभी हमने सुना कि पिछले दिनों बिहार में आपके एक नेता वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के उनकी डेथ हो गई। बीजेपी के नेता थे, सरकार आपकी है। क्या जो आपको नहीं लगता कि जो असली मसला है, खासतौर पर स्वास्थ्य का मसला, उस पर ध्यान न देने का आज बड़ा नुकसान देश को हो रहा है? पंकज जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या एक दिन में डेवलप हो सकता है क्या? लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि देश के अंदर एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन उसकी डिबेट्स अगर उस पर केंद्रित रहे तो जाहिर है असर वही रहेगा। अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति होती रहेगी तो इन विषयों पर बात नहीं होगी। कोई नहीं चाहेगा कि वो मूर्ति बनवाना चाहेगा, वो कुछ और बनवाना चाहेगा, लेकिन अस्पताल के लिए वोट नहीं लेगा। ये तो होता है अशोक जी। अगर आप मुझे कहने देंगे बिल्कुल, आप कहें, मैंने सिर्फ एक अपना शेप मैं अपनी बात कह लूं। जी बिल्कुल, बोलिए। मुझे लगता है कि मैं जब पूरी बात कह लूं उसके बाद अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, बोलिए। मेरा कहना यह है कि ये एक दिन में डेवलप होने वाली चीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देखिए कि कोरोना के टेस्ट के लिए जो लैब्स की संख्या थी वो जनवरी में 1 थी, मार्च में 160 के आसपास थी। आज मोर देन मतलब थाउजेंड्स ऑफ लैब्स आर डेवलप्ड इन इंडिया। तो हजारों लैब जो है वो इस पीरियड के अंदर डेवलप की गई, उनको तैयार किया गया। आज वो डेडिकेटेड है कोविड के लिए। इसी प्रकार कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल की संख्या आप देखें तो देश भर में उसको बढ़ाया गया, बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। अब मैं उसी का एक एग्जांपल दे रहा था कि 10,000 बेड का हॉस्पिटल भी चंद दिनों के अंदर जो है पूरा एक युद्ध स्तर पर जो है सरकार ने लगकर तैयार किया। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जब दिल्ली सरकार असहाय महसूस कर रही थी तो होम मिनिस्टर खुद मैदान में आए और उन्होंने आकर जो है पूरे सिस्टम को ठीक किया। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने की कैमरे लगाए ताकि किसी मरीज को तकलीफ ना हो और उसको जो सुविधाएं दी गई है वो प्रॉपर उसको इलाज मिले और उस पर मॉनिटरिंग ठीक से हो सके। सरकार पूरी ताकत के साथ पूरे देश में लगी हुई है। अशोक जी, थोड़ा समय कम है, मैं आपसे यही पूछ रहा था, जो दिल्ली में हुआ वो बिहार में क्यों नहीं हो सका? वहां भी आपकी सरकार है और आपके नेता बिना ऑक्सीजन के वहां उनकी जान जा रही है। यही मैं आपसे कह रहा हूं, दिल्ली में तो बहुत कुछ हो गया। दिल्ली तो देश की राजधानी है। राज्यों में जो पूरा आपका राजनीतिक तंत्र है वो क्या कर रहा है? एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, फिर आपसे इस पे हम और भी लोगों से बात करेंगे। ये जो मुद्दा है वो जुड़ा है भारत में किस तरीके से आप स्वास्थ्य सेवाओं को अपने राजनीति की चिंताओं के केंद्र में नहीं रखते हैं और उसका ये खामियाजा आप आज भुगत रहे हैं। जब आग लगी है तो आप कुआं खोद रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राजनीति में आज हम बात कर रहे हैं भारत में कोरोना की बढ़ती भयावहता की और खास तौर पर इसको लेकर हो रही तमाम उपेक्षाओं की। क्या भारत सचमुच किसी बड़े ट्रैप में फंस गया है? तमाम बातें हो रही हैं, अस्पताल बन गया, ये बन गया, वो बन गया, लेकिन हालत यह है कि भारत में 16 लाख से ज़्यादा मरीज हो गए हैं और 35,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। जो स्थिति है उसमें लगता है कि सितंबर के अंत तक तो शायद हम 55 लाख हो जाएंगे कोरोना के मरीज भारत में, और इस समय दुनिया में तीसरे नंबर पर कोरोना के मामले में भारत पहुंच गया है। हमारे साथ अनुज आत्रेय जी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। अनुज जी, ब्रेक के पहले बीजेपी के साथी अशोक ठाकुर जी जो कह रहे थे कि सरकार ने बहुत काम किया है, उसने 10,000 बेड देखिए दिल्ली में, खुद अमित शाह जी ने सक्रियता दिखाई और तमाम टेस्टिंग लैब्स और ये सब बने हैं, तो सरकार ने कोशिश की है, नतीजे नहीं आ रहे हैं। पर अब इस समय सरकार और क्या कर सकती है? आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से?
देखिए, अमित शाह जी पूरे देश के गृह मंत्री हैं। बड़ा अच्छी बात है कि वो दिल्ली में 2 दिन के लिए सक्रिय हुए और बिल्कुल चमत्कारिक ढंग से जो है उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली के कोरोना पेशेंट्स का आंकड़ा एकदम से घटा दिया। जो ये दिल्ली की सरकार ने अपना 5.5 लाख का बताया था कि हमारे को जून के एंड तक हो जाएंगे, और अचानक गिनती गिर गई। जबकि सीरो सर्वे रिपोर्ट दिल्ली की ही बताती है कि 1/4 से ज्यादा जनसंख्या, मतलब 2 करोड़ की आबादी है, तो 50 लोग यहाँ पे कोविड पेशेंट हो चुके हैं। अचानक आंकड़े गिर जाते हैं। ये आंकड़ों की बाजीगरी में सरकारें, दोनों आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है मिलकर के और देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ इस तरह का मजाक कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। और हम तो कहते हैं अगर अमित शाह जी में इन्होंने किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वास्तविकता हुई है तो और राज्यों में भी चले जाएं। जो देश की इतनी भयावह हालत हो रही है, 16.5 लाख केसेस हो गए, सब राज्यों में 2-2 दिन देके आ जाते तो वहां भी किससे जो है केसेस गिर जाते। अभी अशोक ठाकुर जी कह रहे थे कि जो है बहुत जल्दी रातों रात नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता, नहीं होता अशोक ठाकुर जी। लेकिन अगर 12 साल आपकी सरकार रह गई हो, 6 साल तो मोदी साहब के हो गए और 6 साल अटल जी के हो गए, आप दिल्ली देश की राजधानी का ही बता दीजिए, और कहीं का मैं नहीं आपसे पूछता। इन 12 वर्षों के कार्यकाल में बता दीजिए कि एक हॉस्पिटल आपकी इन सरकारों का कोई दिल्ली की राजधानी में देन हो तो हमें बता दीजिए। आप जितने भी हॉस्पिटल्स बने हैं आज जो जिसमें कोरोना की लड़ाई लड़ रही है, वो कांग्रेस की देन है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? केवल दिखावा, इवेंट मैनेजमेंट और जो है एंटरटेनमेंट के नाम पे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उससे काम नहीं चलता है। आपको याद होगा ना, गुजरात में जो है हमारी हाईकोर्ट ने क्या वहां की सरकार को बोला था अहमदाबाद में कि यहां के हॉस्पिटल्स कसाई घर की तरह हो गए हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, वहां की हाईकोर्ट ने भी बोला, तमाम जहां आपकी सरकारें चल रही है वहां क्यों कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ रहा है कि मरीजों की हालत भयावह हो रही है। डॉक्टर्स के पास और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके पास सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और आप कहते हैं कि अमित शाह जी ने दिल्ली में कर दिया तो गुजरात क्यों नहीं भेज देते उनको भी 2 दिन के लिए? मध्य प्रदेश क्यों नहीं भेज देते उनको? चलिए ठीक है, ये एक वैलिड पॉइंट है। मेरा ख्याल अशोक जी इस पर कोशिश करेंगे कि गृह मंत्री उन प्रदेशों में भी जाएं। जरा रायपुर का हाल ले लेते हैं। आवेश जी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? क्योंकि आपने बताया कि रायपुर में हमने एम्स की तस्वीर भी पहले देखी, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है जिसके सामने से आप रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में 15 साल डॉक्टर रमन सिंह, यानी डॉक्टर, खुद डॉक्टर थे वो, हो सकता है कि वो एलोपैथ के ना रहे हो लेकिन डॉक्टर तो थे, तो क्या उन्होंने एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में कोई अतिरिक्त सक्रियता या अपनी जो रुचि दिखाई जिसका असर आज देखने को मिल रहा है और उसका कोई फायदा मिलता? कोरोना जो है ना वो सबकी पोल खोल रहा है। सच्चाई ये है कि केवल अस्पताल नहीं, जब सड़क नहीं है तो अस्पताल क्या होगा? डॉक्टर जाएंगे नहीं। छत्तीसगढ़ के समूचे ग्रामीण आदिवासी इलाकों के अस्पतालों में, वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं वो नहीं बराबर। लगातार केवल आउटसोर्सिंग करके, कोशिश करके उनकी भर्तियां की जा रही है। आप नक्सल प्रभावित इलाकों में चले जाएं, तमाम विकास के दावे किए जाते हैं, वहां के अस्पतालों में डॉक्टर नदारद है। अब वो कोरोना वहां पहुंच चुका है। रायपुर शहर में एक एम्स के भरोसे इलाज चल रहा था, लेकिन जब ये स्थिति आई कि राज्य सरकार को ये करना पड़ा कि ठीक है, जो राज्य सरकार के अस्पताल है वहां इलाज चलेगा, तो वहां के कोविड सेंटरों की पोल खुल गई और उसके बाद लगातार संख्या भी बढ़ती चली गई। एक केवल एम्स के भरोसे कब तक इलाज चलेगा, कहां तक इलाज चलेगा? ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद बुरे हैं। बस्तर में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज है, वहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरगुजा में भी मेडिकल कॉलेज है, वहां पे RT-PCR तक नहीं हो पाता है। किससे उम्मीद की जाए? सच्चाई यह है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान जब तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक बड़ी जरूरत थी कि यहां पर आदिवासियों को, ग्रामीणों को, छत्तीसगढ़ के में जो आम नागरिक हैं उनको कम से कम इतना किया जाए कि सोचिए, मलेरिया से हर साल यहाँ पे हजारों मौतें होती है, लेकिन मलेरिया के रोकथाम तक के लिए सही उपाय नहीं किए जा सके। यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव होते हैं वो तस्वीरें लगाते हैं कि किस तरह से पानी में भीगते हुए, आधे जंगलों पहाड़ों से होते हुए डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में इलाज करने के लिए। जी आवेश, एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, अशोक ठाकुर जी से। अशोक ठाकुर से एक छोटा सा रिएक्शन, छोटा ही रखिएगा क्योंकि हमें फिर डॉक्टर भट्टी से कुछ समय कम है लेकिन बात करनी पड़ेगी। आप जहां जहां आपकी सरकारें हैं
15-15 साल सरकारें रही हैं और मध्य प्रदेश में छोटे से वक्फे को आपने जो गया था आपके हाथ से आपने फिर खींच लिया, लेकिन स्थिति अब आपके ही पास है। लेकिन कहीं पर भी हम नहीं देखते हैं कि आप कहीं पर भी स्वास्थ्य की जो पूरी सिस्टम है वो बेहतरीन हम कह सकते हैं। आखिर क्यों ना आप पर ये सवाल उठने चाहिए? अशोक जी। पंकज जी, आज हम पूरे विश्व को अगर देखेंगे तो भारत के अंदर जो जनसंख्या का घनत्व है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। जनसंख्या की बात करें तो वो विश्व में सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद आप अगर उसकी तुलना करेंगे अन्य देशों के मुकाबले में तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की अकेले संख्या 22 करोड़ है और 22 करोड़ के अशोक जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, ये इस जवाब की मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं। घनत्व तो चीन में हमसे ज्यादा है और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इसके लिए घनत्व कहीं से दोषी नहीं है। नहीं अशोक जी, ये एकदम ये क्या आप जवाब दे रहे हैं? अगर आपके नेता बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं उन प्रदेशों में जहां आपकी 15 साल सरकार है तो इसके लिए घनत्व को आप दोष देंगे? बड़े जो है नहीं आप ये नहीं कर सकते। ये भाई हमसे ज्यादा चाइना में हमसे ज्यादा घनत्व है, हमसे ज्यादा आबादी है, उससे कंट्रोल कर लिया है, हमारे यहाँ फैलता जा रहा है जहां से शुरू हुआ था। कहीं ना कहीं तो हमें अपनी गलती माननी पड़ेगी। बहरहाल ठीक है, अब समय बहुत कम है। भट्टी साहब, अभी आपने जो पूरा सुना और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठा रहा है, और क्या हमारी सरकारें अब, जैसे कि आप कह रहे थे खुद की, हमने अब प्रेस ब्रीफिंग भी उन्होंने खत्म कर दी, क्या सब कुछ अब राम जी के हवाले ही कर दिया जाए? जो भगवान चाहेगा वो होगा। भगवान भरोसे देश चल रहा है इस समय। जी, भगवान भरोसे तो चल ही रहा है। वो तो 5 तारीख को उसकी नींव भी रखी जा रही है। वो तो एक ही तरीके से सारा का सारा ये देश चलाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज जो हमारी सरकारों में जो सबसे बड़ी बुराई है वो ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं को एक मुनाफे की तरह देखती हैं। आज भी ये कैसे एक गरीब आदमी से पैसा कमा लिया जाए, उसकी बीमारी का कैसे एक मोल लगा दिया जाए और उसको कैसे खरीदने पे मजबूर किया जाए, आज भी सारा का सारा प्रोसेस उसी तरह चल रहा है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनको पूरी तूल देकर, जो कि 70-80% उन्हीं के हाथ में है। अभी आप सोचिए, मई में नीति आयोग ये लेटर भेजता है स्टेट्स को कि आप सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को पीपीपी मोड पे चलाइए, मतलब उनको प्राइवेटाइज कर दीजिए। और अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक आप प्राइवेटाइज कर देंगे और बाकी 70-80% वैसे ही सारा का सारा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, तो इसका मतलब यही है कि आज एक मरीज को एक कंज्यूमर की तरह देखा जा रहा है कि कैसे इससे पैसे ऐंठे जाएं और कैसे इससे मुनाफा कमाया जा सके। तो अगर यही सोच रहेगी तो इस सोच के साथ हम कभी उम्मीद नहीं रख सकते कि हमारा देश स्वस्थ हो सकता है। फिर जो अशोक जी डेंसिटी की भी बात कर रहे हैं, वो डेंसिटी आप कितनी भी कम कर दीजिए, लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं करेंगे, जब आप इस चीज को माइंड में लाएंगे ही नहीं कि हमें लोगों की सेवा करनी है या लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, तो तब तक ये चीज होने वाली नहीं है। इसलिए मैं अगर जाहिर है समय हमारे पास कम है, समय खत्म हो रहा है, और अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है तो 100 लोग हो मरीज या 20 लोग हो या 50 लोग हो, मिलना किसी को नहीं है। असली बात यह है, देश भगवान भरोसे है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस कोरोना काल में भगवान भी लंबी छुट्टी पर चला गया है। आप ताली बजाइए, थाली बजाइए, डंका बजाइए, जो मनो बजाइए, भारत तीसरे नंबर पर कोरोना के मामले में हो गया है। और इतिहास यही लिखेगा कि जब इतनी बड़ी महामारी सामने आई तो पता चला कि आपने तो स्वास्थ्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। वोट देते समय आपके लिए अस्पताल कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। राजनीति में बस आज इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।